ओके और मिचेल स्टार्क थे कल के प्लेयर ऑफ द मैच, ये तो लिख देते हैं कल इन्होंने जिताया मैच केकेआर को बहुत। लेकिन फाइनल बड़ा हर्षदा एकदम डैम स्क्विब, मतलब जो फाइनल की उम्मीद थी उसके मुकाबले आईपीएल इतना शानदार रहा वैसे ये वाला, लेकिन फाइनल एक कुछ मज़ा ही नहीं आया। मतलब एक फाइनल होता है थोड़ा सा कुछ कंपटीशन तो हो, लेकिन पहले 6 ओवर में ही क्लियर हो गया था कि बहुत वन साइडेड हो डन एंड गया डस्टेड। हाँ। बहुत वन साइडेड। हाँ, उसके बाद खैर मैंने तो बंद ही कर दिया था टीवी, क्योंकि इतना वन साइडेड मैच देखने का भी कोई मज़ा नहीं है। लेकिन खैर कॉन्ग्रेचुलेशंस टू केकेआर, श्रेयस अय्यर एंड एंटायर टीम, गौतम गंभीर, शाहरुख खान, सभी को बहुत बहुत मुबारक आईपीएल जीतने के लिए। अब अगले साल की बारी। चलिए अब आते हैं मार्केट्स पर। और अब मार्केट्स में वैसे मैं एक चीज़ बताऊंगा, मैं यहाँ पर दिल्ली में था इलेक्शन वाले दिन, और थोड़ा सा मैंने लोगों से बात की, थोड़ा काफ़ी मैं जहाँ जा रहा था वहाँ मैं थोड़ा अपना खुद का एक फील लेने की कोशिश कर रहा था। मुझे जो सेंस बनी, अब मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे जो सेंस बनी वो ये बनी कि क्यों मार्केट इस तरीके से ऑल टाइम हाई पर है। और जो एक बेकार में नर्वसनेस थी, मुझे लग रहा है उसका कोई रीज़न है नहीं। जो मार्केट को चाहिए वो शायद मार्केट को मिलने वाला है। और अब तो खैर एक ही चरण बाकी है, 6 चरण पूरे हो चुके हैं। और अब तक क्या था, अब तक सारे चुनाव वाले दिन मार्केट नर्वस रहता था चुनाव वाले दिन, लेकिन 6th फेज़ क्योंकि सैटरडे को था तो कोई दिक्कत नहीं थी। 7th फेज़ भी सैटरडे को है, और 7th फेज़ में तो एक और हमारे साथ अच्छी चीज़ ये है कि उसके बाद मंडे को हम सीधा रिएक्ट करेंगे एग्जिट पोल से। उस दिन फिर वो कोई वोटिंग परसेंटेज वगैरह का भी कोई मतलब नॉनसेंस रहेगा नहीं, तो इसके लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मार्केट सीधा यहाँ से इलेक्शन को लेकर अगर अब किसी चीज़ पर रिएक्ट करने वाला है, तो वो जब सैटरडे को एग्जिट पोल आ जाएंगे उसको लेकर मंडे को जो मार्केट रिएक्ट करने वाला है। तो अब आपके पास 5 ट्रेडिंग सेशंस हैं, जिसे कहते हैं ना 5 फुल ट्रेडिंग सेशंस हैं, जिसमें आप उस इलेक्शन के रिजल्ट से पहले या उस एग्जिट पोल के रिजल्ट से पहले अपने आप को प्री पोजिशन करना चाहेंगे। अब वो प्री पोजिशनिंग कैसे हो सकती है ये आपको डिसाइड करना है। कई लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, कई लोग अग्रेसिवली लॉन्ग जा रहे हैं, कई लोग एक्सेसिव लेवरेज ले रहे हैं। ये सब इंडिविजुअल डिसीजन है जो आपको करना है उसके हिसाब से। मार्केट का लेकिन वर्डिक्ट बहुत क्लियर है, मार्केट में कोई नर्वसनेस नहीं है। जो करीब 2 हफ्ते पहले तक थी, 3 हफ्ते पहले तक थी थोड़ी बहुत, अब मार्केट में वो नर्वसनेस बिल्कुल ख़त्म नहीं है। फियर फैक्टर ख़त्म हो चुका है। अगर आप चाहें तो बेटिंग मार्केट वाले फिगर ले लें, या फिर ओवरऑल एक जो सेंस बन रही है उसको ले लें, तो मार्केट ये मान चुका है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ कमिंग बैक फॉर 3rd टर्म। अब वो 272 सीट से आए, 300 सीटों से आए या 325 सीटों से आए बीजेपी की, ये मैटर ऑफ कंजेक्चर है। लेकिन एक चीज़ तो मार्केट प्राइसिंग कर चुका है, कंटिन्यूटी। हाँ, अब अगर ये नहीं हुई तो बड़ी दिक्कत है, लेकिन अब अगर ये हो गई तो क्या। मेरे ख्याल से एक्चुअल रिजल्ट के बाद एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जो पिछली बार भी हुआ था। लेकिन ये वाला जो हफ्ता है, इस हफ्ते में क्योंकि एक तो ये एक्सपायरी वीक है और एक इस वीक में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, मोमेंटम में बड़ा पैसा बनेगा। तो आपको करना क्या है, इस हफ्ते चेज करिए पीएसयूज को, बैंक्स को, रेलवे स्टॉक्स को, डिफेंस स्टॉक्स को, मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स को, पीएलआई को, इंडिया स्टोरी ग्रोथ स्टॉक्स को, बेसिकली वो स्टॉक्स जिन्होंने पिछले 5 साल में बहुत पैसा बना के दिया है। एक होम रन जिसे कहते हैं ना बास्केटबॉल टर्म्स, बेसबॉल टर्म्स में। अब ये वो वाला फेज़ है, लास्ट वीक जो है, इसमें मुझे लग रहा है कि इन स्टॉक्स में काफ़ी पैसा बनेगा। उसके बाद अगर आप एक डिफेंसिव ट्रेडर हैं तो 30 मई और 31 मई ये 2 दिन होंगे जिसमें आप अपनी पोजीशंस को हल्का करें, लाइट हो जाएं, एक्सपायरी भी होगी और फिर फ्राइडे फैक्टर भी आ जाएगा। और अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो मेरा ये मानना है कि 3 जून बेस्ट डे होगा प्रॉफिट बुकिंग के लिए। उस दिन की जो रैली होगी, एग्जिट पोल से रिलेटेड रैली, वो एक बेस्ट मौका देगा मार्केट आपको एग्जिट करने का। एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, ये सब चीज़ें हम एक बेसिक अजम्पशन लेके चल रहे हैं, उसके अलावा करना वही है जो मार्केट आपको हिंट देगा। लेकिन एक बेसिक मेरा जो व्यू है वो ये है कि इस हफ्ते मोमेंटम चेज करिए और 30, 31 और उसके बाद जून 3 को अपनी पोजीशन थोड़ी लाइट करिए। मोमेंटम के साथ रहें, और लग तो ऐसे रहा है कि मोमेंटम दिखेगा स्क्रीन पर अनुज, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने एक जोरदार तेजी दिखाई, करीब 2% प्लस के गेन्स निफ्टी ने अपने नाम किए। निफ्टी बैंक अब उस लेवल पर आ गया है कि अपने ऑल टाइम हाई को कभी भी इस हफ्ते छूता हुआ दिखाई देगा। और मैं इनफैक्ट अनुज ये देख रही थी कि डेटा पॉइंट क्या रहा है प्रीवियस इलेक्शंस में। 2014 वाले साल में रिजल्ट्स या फिर एग्जिट पोल से ठीक एक हफ्ते पहले, 2019 वाले साल में एग्जिट पोल से ठीक पहले परफॉर्मेंस कैसा रहा था। और वहां पर
अगर आप ध्यान देंगे कि 2014 ऑफ कोर्स 2.5% तक का इजाफा, 2019 में करीब करीब 3.83% तक की तेजी, तो क्वेश्चन मार्क अब 24 के लिए हम कितनी तेजी फिर इस हफ्ते निभाते हुए दिखाई देंगे, उसको लेकर बिल्कुल, क्यूरियोसिटी बढ़ बिल्कुल। जाएगी। हर्षदा, बिल्कुल जो आपने कहा ना, एकदम हिटिंग द नेल ऑन द हेड। और आई थिंक नीरज जी आपके साथ बैठे हैं, उनको याद होगा ये चीज़ हमने डिस्कस की थी जब मार्केट फेज 3 और फेज 4 के बाद थोड़ा सा नर्वस था। तो मैंने एग्जैक्टली ये स्टैटिस्टिक्स बताए थे कि 2019 में क्या हुआ था। आप देख लीजिए 2019 में भी पहले 4 फेज में मार्केट 4% गिरा था, वही इंडिया विक्स 20 के ऊपर निकल गया था, वही सारे नॉइजेस आने शुरू हो गए थे कि वोटिंग परसेंटेज ऐसा है वैसा है, मार्केट शायद करेक्ट होने वाला है। और एक उस समय मैंने पूरा डेटा के साथ बताया था कि नहीं, ये होता है मार्केट में, पहले 3-4 फेज में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, उसके बाद मार्केट एक एग्जिट पोल से पहले एक बड़ा मूव दिखाता है और ऑल टाइम हाई हिट करता है। 2014-19 में यही हुआ था और 2024 में भी यही होना चाहिए। इस बार तो हमने ऑल टाइम हाई पहले ही हिट कर दिया और जैसा आपने ये नंबर्स में दिखाया है, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर इस हफ्ते मार्केट वाकई में वो रैली दिखाए और वो जो मेरा 2, 3, 4, 5, 6 का टारगेट है वो इसी हफ्ते आ जाए, तो मुझे उसमें बिल्कुल 1% भी हैरानी नहीं होगी। ट्रस्ट और कि उसी मोमेंटम, और जो मोमेंटम हमने पिछले हफ्ते पकड़ा है उसी तरफ हम बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जैसे आप लोग पहले भी मेंशन कर रहे थे कि देखिए ये भारतीय मार्केट्स के लिए एक बहुत अहम हफ्ता, एक तो चुनावी नतीजों से ठीक पहले वाला ट्रेडिंग सेशन, दूसरा मई की एक्सपायरी इसी हफ्ते थर्सडे को होती हुई दिखाई देगी। और पिछले थर्सडे को हमने देखा है क्या कमाल भारतीय बाजारों ने दिखाया और किस कॉन्फिडेंस के साथ पोजीशंस तेजी की बनती हुई दिखाई दी थी। एचडीएफसी बैंक उसका एक बहुत बड़ा परफॉर्मर रहा है। और ऑफ कोर्स फ्राइडे को भारत के जीडीपी के डेटा पॉइंट्स भी आएंगे। इस बीच ऑफ कोर्स ग्लोबल मार्केट से भी हम थोड़ा सा क्यू लेंगे क्योंकि अमेरिका में भी कुछ जीडीपी का प्रिंट देखने को मिलेगा, चाइना का पीएमआई डेटा आएगा। इस सब के बीच फिर ये ग्लोबल मार्केट से कितना क्यों लेना है या वो बस बाय द वे चलता जाएगा। ध्यान रखिएगा एक लॉन्ग वीकेंड के बाद कल अमेरिकी मार्केट्स में कारोबार की शुरुआत होगी, लेकिन क्या क्यूज लिए गए हैं। आज सुबह में एनवीडिया की तेजी है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है, नैस्डैक वहां पर ऊंचाइयों पर है, एसएनपी के कई सारे स्टॉक्स थे जो 52 वीक हाई पर ट्रेड करते हुए दिखाई दिए। नीरज जी, ये ग्लोबल मार्केट्स में क्या क्यूज हैं और इन्फ्लेशन का डर उनका कुछ कम हो रहा है कि नहीं? नहीं, उनका इन्फ्लेशन का डर थोड़ा थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन फेड की तरफ से ऐसे कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। इवन सितंबर में भी ये बहुत कम उम्मीद रह गई है। तो वहाँ का मार्केट बहुत हाईस पे खड़ा, वो अर्निंग्स के दम पे खड़ा है और बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पे है। उसको बहुत ज़्यादा भी रेट की चिंता नहीं हो रही है, अनलेस कि कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे के नंबर आ जाए। जो पीसी नंबर आने वाला है इस हफ्ते के अंत में और जीडीपी का नंबर आने वाला है, तो उससे थोड़ा क्यूज लेंगे क्योंकि उसी के बाद अगले हफ्ते में फिर आपको पॉलिसी भी अनाउंसमेंट है वहाँ पे, और भारत में भी आरबीआई की पॉलिसी नेक्स्ट वीक होगी, मतलब इलेक्शन के बाद वाले वीक में, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। लेकिन एफआईआईज जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि ग्लोबल क्यूज नेक्स्ट 5 डेज आपको बहुत ज़्यादा अपने ट्रेड लेने में बहुत मदद नहीं करेंगे। आपको डोमेस्टिक क्यूज जो भी अनुज एक्सप्लेन कर उस पर फोकस करना चाहिए और आपको करेंसी पे फोकस करना चाहिए। अगर जो बड़े बहुमत से सरकार जीत के आ गई तो आपके आईटी शेयर गिर जाएंगे क्योंकि करेंसी आपकी स्ट्रांग होगी। यहाँ पे आईटी में बिल्कुल उल्टा ट्रेड चलेगा। अगर अनफॉर्चुनेट रिजल्ट आया जो लोग मान नहीं रहे हैं तो फिर आईटी के लिए बढ़िया होगा कि डॉलर स्ट्रेंथ होगा। लेकिन अभी मुझे लगता है कि आपको अगर ग्लोबली कोई चीज़ कनेक्ट करके देख ली तो आप सिर्फ करेंसी पर नजर रखिए कि आपका रुपया कितना मजबूत और कमज़ोर हो रहा है, उसका असर आपके आईटी शेयर्स पे पड़ेगा। अदरवाइज नेक्स्ट 5 डेज आप ग्लोबल क्यूज कम ही देखें, कोई बहुत ज़्यादा असर उससे नहीं पड़ने वाला। वहाँ पर अनलेस कुछ बहुत अतरंगी तूफानी नंबर हो जाए, हाँ, यस, उफान आ जाए, वो बात अलग है, लेकिन डोमेस्टिक क्यूज सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगे। अनुज, इस बीच डेटा पॉइंट्स खासतौर से थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बढ़ी थी कि क्या एफआईआईज की वापसी होगी। कैश में तो ज़्यादा सहारा नहीं है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग का सिलसिला आई एम अज्यूमिंग वो बरकरार है या शुरू हो चुका है? हर्षदा, एक मार्केट का रूल है, अगर शॉर्ट्स इतने ज़्यादा हों सिस्टम में और उसके बाद शॉर्ट कवरिंग की इस तरीके की इंतहा हो जाए, उसके बाद जो शॉर्ट्स हैं वो वहीं पे नहीं रुकते हैं। फिर अब ये मार्केट नेट लॉन्ग होगा और शायद उस लेवल का नेट लॉन्ग होगा जिस लेवल का मार्केट नेट शॉर्ट हो गया था। ये रूल है ये F&O मार्केट का। खैर मैं उस पर आऊँगा, लेकिन पहले कैश मार्केट के नंबर्स डिस्कस कर लेते हैं। कैश मार्केट में
एफ की थोड़ी सी सेलिंग है, करीब करीब 1000 करोड़ की, तो वो बाइंग एक दिन की रही। डीआईएस ने लेकिन बाय किया, 2300 करोड़ बाय किया डीआईएस ने, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन अगली कुछ प्लेट्स आपको बताएंगे क्या हो रहा है मार्केट में। पहले ये देखिए, ये बार्स आ गए, एक ही ग्रीन बार था एफआई का, फिर रेड आ गया। अब आइए फ्यूचर्स के नंबर्स पर। इंडेक्स फ्यूचर्स में 5400 करोड़ की बाइंग, ये है मेन मामला। इसमें एक जीरो मिसिंग है, इसको ठीक करिए। ये +5410 है। स्टॉक फ्यूचर्स में -586 है, इंडेक्स फ्यूचर्स में 5410 है। 5410 करोड़ की बाइंग हुई है। इस नंबर को एक बार ठीक करके वापस स्क्रीन पर दिखा दीजिए। उसके बाद विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स क्या बाइंग हुई है वो भी देख लेते हैं। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स 2586 करोड़ की बाइंग हुई है निफ्टी फ्यूचर्स, निफ्टी बैंक फ्यूचर्स में, और 2504 करोड़ की बाइंग हुई है निफ्टी में। इसीलिए वो नंबर जो था वो 5410 करोड़ का प्लस था, ठीक है ना। अगर वो हाँ ठीक हो गया, हाँ 5410 करोड़। अब ट्रेंड पर आइए। ट्रेंड देखिए, लास्ट के 2 दिन में फोकस करिए ट्रेंड पर। ये देखिए 7200 प्लस और 5410 प्लस, ठीक है ना। ये 2 दिन में 12600 प्लस, 2 दिन में 12000 करोड़ की एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग हुई है। तो ठीक है, कैश मार्केट में एक सेलिंग है, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग भी एक तरीके से मार्केट में पैसा झोंकना ही है। और लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन देखिए क्या चेंज हुई। 47,800 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग ऐड हुए हैं और 34,700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कम हुए हैं। 2 दिन में किस तरीके से नेट शॉर्ट कवरिंग हुई है ये आपको अगली प्लेट में दिखाई देगा। 18 मई को जब हमने शुरुआत की थी 2,46,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट पर थे हम, फिर 2,12,000 पर आए, फिर 2,19,000 पर पहुंचे, उसके बाद सीधा 98,000 कॉन्ट्रैक्ट रह गए शॉर्ट। और कल फ्राइडे के शॉर्ट कवरिंग के बाद अब सिर्फ 15,000 शॉर्ट्स हैं सिस्टम में, 49% लॉन्ग हो गए हैं हम। आज का दिन और दे लीजिए, मुझे हैरानी नहीं होगी कल सुबह जब मैं सेटअप डिस्कस कर रहा हूँ ये नंबर जो माइनस है ये प्लस हो चुका होगा और एफआईआईस नेट लॉन्ग हो चुके होंगे इंडियन मार्केट में। और एक और फिर से आपके लिए लेसन, जब भी एफआईआई की शॉर्ट पोजीशनिंग इस तरीके से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट क्रॉस करनी शुरू करे, आप लॉन्ग हो जाइए। हिस्टोरिकल एविडेंस भरा पड़ा है, चौथी बार ऐसा हुआ है कि जब इतनी शॉर्ट पोजीशंस पर मार्केट ने इतनी बड़ी रैली आपको करके दी है, क्योंकि इन शॉर्ट पोजीशंस को कुछ मिलता नहीं है इवेंचुअली और इनको फिर शॉर्ट्स कवर करने पड़ते हैं। फ्राइडे को एक और अच्छी चीज़ हुई, फ्राइडे को इंडिया विक्स क्या ठीक है 21.77 पर था, लेकिन पुट कॉल रेशियो गिर गया। जो 1.37 का ओवरबॉट पुट कॉल रेशियो हो गया था वो 1.14 पर आ गया। तो ये एक और अच्छी चीज़ है मेरे लिए, जो ये बता रहा है कि मार्केट में वो जो कंप्लीट ओवरबॉट नेचर था वो थोड़ा सा कम हुआ है। और बैन की जहाँ तक बात है हर्षिता, बैन में 3 स्टॉक्स ऐड हुए हैं, बायोकॉन, जीएनएफसी और वोडाफोन आइडिया। लेकिन बैन से 5 स्टॉक्स बाहर आए हैं, एबी कैपिटल, बलरामपुर चीनी, आईईएक्स, मेट्रोपोलिस और जी। तो नेट नेट बैन से भी स्टॉक्स ज़्यादा बाहर आए हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग इन। तो सेटअप को आज मैं एक्सट्रीमली पॉजिटिव लेकर चल रहा हूँ। एक्सट्रीमली पॉजिटिव है और शायद एफआईआईस भी कह रहे हैं कि छोड़ो शॉर्ट की बातें, अब है लॉन्ग की बारी। अनुज, उस लिहाज से फिर निफ्टी के लिए स्पेसिफिकली क्या ट्रेड लेना है, किस तरह के लेवल्स अब यहाँ पर आप वॉच करेंगे, क्योंकि ये 23,000 को छुआ जरूर लेकिन क्लोज नहीं आया। आज क्या उसके ऊपर क्लोज एंड बियॉन्ड की बात होगी? बिल्कुल, देखिए आज तक ठीक है, क्लोज नहीं आया, फ्राइडे फैक्टर भी था, बहुत लोगों ने बहुत पैसा बनाया था, उन्होंने अपना थोड़ा प्रॉफिट बुक किया, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। यहाँ पर रेजिस्टेंस है पहले आपका। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आज सुबह वीरू के साथ ही डिस्कस भी कर रहा था, कॉल राइटर ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गया इस मार्केट से। जो इतनी एग्रेसिव कॉल राइटिंग थी वो दिख ही नहीं रहे कॉल राइटर्स। जो थोड़े बहुत कॉल राइटर्स बचे हैं उनके हिसाब से फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन है 23,112 से लेके 23,163, ये ऑप्शंस के हिसाब से, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है इसके लिए। और उसके ऊपर अगर आप ट्रेड करना शुरू हुए तो वो जो मेरा मैजिकल नंबर है 23456। और बस ये है कि इसी वीक आएगा या नेक्स्ट वीक आएगा ये देखते हैं, लेकिन ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहाँ पर है? पहला सपोर्ट है आपका 22,800 से 22,850 वो ऑप्शंस के हिसाब से, और बड़ा सपोर्ट है आपका 22,400 से 22,500 चार्ट के हिसाब से। मेरे ख्याल से अब ये वो वाली मार्केट है इसमें आप बड़े सपोर्ट की बात ना करें, सिर्फ फर्स्ट सपोर्ट तक ही अपने आप को लिमिटेड रखें कि बस फर्स्ट सपोर्ट तक ही मुझे अपने आप को रखना है। इसके लिए बाय जोन, अगर आप पोजिशनली लॉन्ग हैं तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 22,750 क्लोजिंग बेसिस पर। फ्रेश बाइंग कहाँ करनी है? खुलते ही 22,925 से 22,975 का जोन है, ये एक बाय जोन है।
थोड़ा अगर चाहें तो 23,000 तक भी लेने की कोशिश कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको ऐड करना है तो वेट करें एक डिप का 22,800 से 22,900 के डिप का, और उसके बाद एक स्टॉप लॉस रख दें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 22,750 का। इस हफ्ते सेलिंग के बारे में ना सोचें ज़्यादा, इस हफ्ते आपका जो माइंडसेट है वो बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए, ठीक है। सेल ट्रेड भी आएगी मार्केट में, लेकिन अभी नहीं है, अभी मार्केट में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी है। क्लियर है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी, शॉर्ट करना भूल जाइए। इस मार्केट में तेजी की तरफ रही है, अपॉर्चुनिटी आपको खुलने के साथ ही मिलेगी। 22,925 से 75 के बीच आप खरीदारी करें, या फिर अगर मार्केट थोड़ा सा विराम ले तो 800-900 के बीच फिर आपको मौका मिलेगा। बेसिकली तेजी के ही ट्रेड्स पकड़ने हैं। लेकिन अनुज, जो लोग सब पूछ रहे हैं कि निफ्टी बैंक क्या होगा अब नए हाईस पर ट्रेड, कंसिडरिंग एचडीएफसी बैंक और उसके साथ इसके पियर्स ने बहुत जोर दिखाया है, क्या लाइक्लीहुड है आज नहीं तो कल, वरना परसों या एक्सपायरी के करीब ये होता दिखाई दे? हजरा स्क्रीन आपको बता रही है, एक बार इंटरडे चार्ट देख लीजिए निफ्टी बैंक का, इससे ब्यूटीफुल सेटअप नहीं हो सकता। थर्सडे को बड़ी रैली हुई थी एचडीएफसी बैंक निफ्टी में, फ्राइडे को एक बार पॉजिटिव खुलने के बाद थोड़ा नीचे आया और वहां से देखिए वन वे रैली, और डे हाई पर जाकर हम ऑलमोस्ट बंद हुए हैं, ऑलमोस्ट डे हाई पर जाकर हम बंद हुए हैं बैंक निफ्टी पर। और ये 2 दिन का चार्ट है बैंक निफ्टी का, ये देखिए, ये बहुत शानदार चार्ट है। मार्केट में हमेशा मौके आते हैं। पिछले हफ्ते तक क्या व्यू था कि बैंक निफ्टी को अकेला छोड़ दीजिए, थर्सडे से क्या व्यू बना कि आप सिर्फ बैंक निफ्टी को चेस करिए। ये एडजस्टमेंट्स एज अ ट्रेडर आपको करनी पड़ेंगी। आप बैंक निफ्टी पर फोकस करिए सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पर फर्स्ट रेजिस्टेंस है आपकी 49,350 टू 49,400। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये रेजिस्टेंस लेवल आज हिट हो जाए, तो ये ऑप्शंस के हिसाब से है। और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस आएगी आपकी सीधा 49,900 टू 50,000, जो कि आपका ऑल टाइम हाई का जोन है और जो इवन नंबर 50,000 का है बेसिकली। और मुझे लग भी रहा है कि 50,000 तक जाने की तैयारी हो रही है बैंक निफ्टी पर। यहाँ सपोर्ट कहाँ पर है? पहला सपोर्ट है 48,600 टू 48,700, फ्राइडे का लो। वैसे मुझे लगता नहीं कि ये जोन आपको मिलेगा वापस। और बड़ा सपोर्ट है 48,350 टू 48,500 पुट राइटर्स के हिसाब से। वो तो मुझे लग रहा है आप भूल ही जाइए कुछ टाइम के लिए। बाइंग कहाँ करनी है? 48,900 टू 49,000 का जो जोन है, ये बाइंग का जोन है। 50-60 पॉइंट ऊपर में मिल जाए तो मेरे ख्याल से आपको रुकना नहीं चाहिए। और एड जोन है 48,700 टू 48,800 का, और एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें 48,600 का बैंक निफ्टी में आप, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब बैंक निफ्टी उस लेवल को रिविजिट करेगा इस हफ्ते। तो एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी अपना जो अनफिनिश्ड बिजनेस है ऑल टाइम हाई का, उसको हिट करेगा। तो इसके लिए बैंक निफ्टी पर मैं अब ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, 2 दिन से हूँ। और अभी भी इस हफ्ते मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा निफ्टी को। पूरी तरह से तैयार है आउट परफॉर्म करने के लिए, और ये निफ्टी को भी पीछे छोड़ता हुआ दिखाई देगा। बस आप कुर्सी की पेटी बांध के बैठिए, क्योंकि यहाँ पर अब वो वन वे तेजी की तैयारी होती हुई दिखाई दे रही है। एटलीस्ट डेटा पॉइंट्स ऐसा ही सजेस्ट कर रहे हैं। अनुज, इस बीच फिर बिग स्टॉक्स के लिहाज से आपने आज के लिए क्या आइडेंटिफाई किया है, किस पर नजरें हैं आपकी? देखिए अजदा, बिग स्टॉक में आज मैं काफ़ी स्टॉक्स लेके चल रहा हूँ। मैंने डीवीज लैब्स जानबूझकर नहीं लिया, क्योंकि एक तो ये शायद एक कयास लग रहा है कि इंडेक्स से बाहर हो जाएगा, और दूसरा इसलिए कि फार्मा नंबर्स ना काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं। इसके लिए मैं डीवीज को नहीं लेके चल रहा हूँ, वरना मेरा मन था एक बार डीवीज को भी लेके चलने का। लेकिन एक बार डीवीज का स्टॉक दिखा दीजिए तो थोड़ा लोगों को पता चल जाएगा कि बात किसकी हो रही है। लेकिन इस स्टॉक को भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि नंबर्स इसके अच्छे थे और ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है। लेकिन इसको मैं फिर भी बिग स्टॉक में नहीं इसलिए नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि जैसा मैंने कहा, एक तो ये रिस्क लग रहा है कि शायद निफ्टी से बाहर होगा, और दूसरा क्योंकि ये फार्मा के नंबर्स काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं।